अस्सलाम वालेकुम। आज IE16 की हमारी कौन सी क्लास होगी? IE16 की 9th क्लास। अच्छा जी बेटा आइएगा। बस बेटा अगर आप लोग रोज का काम रोज कर रहे हैं तो आप लोग से मेरा पेस जो है वो मैच कर जाएगा, और अगर आप कहीं काम को डिले करेंगे ना तो फिर मेरा ही पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आएगा। मुझसे पढ़ने का एक फ़ायदा ज़रूर होगा, पास पेपर्स की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, बुक के जितने सवालात हैं उसकी भी टेंशन नहीं लेनी, और इन दोनों एरियाज़ को कवर अप कराने के लिए जो मेरे अपने बनाए हुए सवालात हैं, ठीक, वो भी मैंने कराने। तो आपने करना क्या है, आपने तालियां बजानी है भाईजान। आपने करना क्या है, जो काम आपको पास पेपर का मैंने आपको करने के लिए दिया हुआ है सिर्फ ये करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा बर्डन मैं ले चुका हूँ, और इफ इन केस अगर मैं इस कमिटमेंट पे पूरा नहीं उतरता तो आप लोग ही बोलेंगे सर आपने शुरू में कहा था कि पास पेपर सारे मैंने कराने हैं और आपने देखे सारे नहीं करे। बाकी यार मेरी कोशिश है, अल्लाह मेरी ज़बान में इतनी ताकत दे कि आप तक मेरा मैसेज कम्युनिकेट हो जाए। मैं किस बात की भरमबाजी दिखाऊँ यहाँ पे, बस मेरी दुआ अल्लाह से ये, आप भी अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप मेहनत उस हिसाब से कर रहे हैं जो करनी चाहिए। यू कैन नॉट कंपेयर PRC विद कैफ 1 2 आपने उठाया हुआ है, साथ में शायद 3 है या कुछ लोगों ने 4। तो कैफ के सिलेबस को आप PRC से कंपेयर प्लीज़ ना करें, उस दुनिया से आप लोग एटलीस्ट एग्जिट कर दें, PRC से और कैफ में आ जाएं। ये CA है, CA राइट। बाकी जैसे आप लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा आप तेज़ जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊँगा, इसमें कोई मसला नहीं है। हमारे हाथ में ही जिसे कहते हैं ना एस्केलेटर है, हम तेज़ जाएं हम स्लो जाएं वो फिर देख लेते हैं, शिफ्टिंग कर लेंगे। अच्छा जी, वैसे क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? सारी चीज़ें एक तरफ, और पूछना भी तो चाहिए क्या हाल है वाले। बताओ बेटा, ये जो मैंने आपको सवाल दिया था कौन सा, मैं सिर्फ आपसे 3 सवाल के बारे में पूछ रहा हूँ। एक सवाल है सबसे पहले तो फुल स्पीड। मुझे बताइए इस सवाल में किसी भी शख्स को, अच्छा इस सवाल को करने के लिए एक बात बताइए बेटा, बात सुनो। एक्सक्यूज मी, ये जो फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला हमने सवाल किया, इस सवाल तक पहुंचने के लिए, या जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है या एल्फा है, इस तक पहुंचने के लिए हम लोग कौन सी क्लास में इस सवाल पे पहुंचे? आपसे मेरी पूछ रहा हूँ। हमारी IE16 की आज 9वीं क्लास है, हम लोग पास पेपर के सवाल पे पहुंचे कब है ये तो बताओ? 7वीं क्लास में, राइट। ज़रा बात को समझिएगा। या तो हम ये काम करते कि 1-2 क्लास लेते, चलो मेरे भाई पास पेपर का सवाल, यानी कि यही सवाल को सॉल्व करने में हो सकता है हमारे 1.5 2 3 घंटे लग जाते हैं एक सवाल, राइट। फिर इसी तरह से एक और सवाल आता ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर वो भी टाइम ले लेता, और उन सवालात के अंदर जिसकी अभी बात हो रही है, कॉन्सेप्ट जो आ रहे होते उसको मुझे वहीं पे समझाना पड़ता। मैंने देखो तरीक़ेकार अपनाया है कि आप समझे तो सही ज़रा बात को। पास पेपर का सवाल मैं आपको जितने भी चैप्टर्स कराऊंगा, पास पेपर्स में एकदम नहीं दिखाऊंगा, उसको पर्दे में रखूंगा। जब आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और एलिजिबल हो जाएंगे, मैं बोलूँगा आ जाओ पास पेपर। बहुत ज़्यादा डर खौफ बैठा हुआ था स्टूडेंट्स के दिल में, आओ ज़रा सामना करो। जब आप पास पेपर का सामना करेंगे आप बोलेंगे हाँ यार ये तो हो रहे हैं। तो आप मुझे बताएं, ये तरतीब मैंने जो रखी हुई है ये जान के रखी है कि पास पेपर्स में एकदम नहीं दिखाऊंगा। पहले आप पास पेपर्स के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसको इधर उधर चक्कर लगाओ। हमने कितनी क्लासेस लगाई यार, 7वीं क्लास में अगर हमारा पास पेपर स्टार्ट हुआ है तो उसका मतलब 6 क्लास में हम लोग चीज़ें समझ रहे थे। उसमें मेरा कंटेंट था, अगर उसमें हम थोड़ा सा तेज़ गए या कहीं स्लो हो गए तो वो किस पर्पज़ के लिए था, आप सिर्फ ये बात का मकसद तो समझें। आप वो पर्पज़ सिर्फ क्या था कि जब पास पेपर में आए तो वहाँ पे हमें दिक्कत ना हो। और हम लोग जब यहाँ पे आए थे, फुल स्पीड एंटरप्राइज वाला सवाल किया था, तो उससे पहले मैंने आपका माइंड मेकअप किया था कि स्ट्रेट लाइन डेप्रीसिएशन में क्या क्या वर्किंग होती है, RBM में क्या होती है, और डायरेक्ट पावर शावर लगा के किस तरह से आप डेप्रीसिएशन मालूम कर सकते हैं। सिर्फ उन वर्किंग्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट वर्किंग थी, वो कौन सी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस और दूसरा एक्यूमुलेट। यार ये काम हमने शुरू की 3 क्लास तो थ्योरी की थी, उसके बाद जो 3 क्लास थी, राइट, उसमें हमने क्या किया? RBM स्ट्रेट लाइन, जिसमें PRC का भी कवर अप किया हमने।
राइट। और फिर साथ में डिस्पोजल कवर अप किया और कुछ वर्किंग की, और 3 क्लास में हमने बेसिक्स बनाने के बाद जो थे वो हम किस पे आए, पास सिर्फ पे। समझ आ रही है बात? तो मेरी तरतीब कुछ यूँ है, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। गिव अप आपने देखो करना नहीं है, बस रिक्वेस्ट ये है कि पीआरसी को इससे कंपेयर ना करें, वरना आप एक दफ़ा मेरे साथ पीआरसी की कोई भी क्लास में आके बैठ जाएं, आप बोलेंगे सर आप कैफ में अलग दिखते हैं और पीआरसी में अलग दिखते हैं। मतलब डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि यार वहाँ पे बूथा कोई और लेके आ रहे होते हो, यहाँ पे कुछ और है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे हमारे पास टाइम ज़रा ज़्यादा होता है, यहाँ पे हमारे पास डेडलाइन है। अभी आप ये तो देखो, रमज़ान शरीफ जो गुजर गया, पूरे महीने क्लास हुई, क्या हुई सर? ना होने के बराबर। अब कल को फजूल की छुट्टी आ गई, ठीक है जी, एक क्लास यहाँ लॉस हुई हमारी, आगे आएगी बकरा ईद, फिर आएगा मुहर्रम शरीफ आएगा, आप बोलते हो सर कोर्स कब ख़त्म होगा? आप ये देखो ना, आप तो हर वक्त तोहफे लेके बैठे हुए हैं कि थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस हो, सर आपने तो बोला था। अब बताओ कितनी तकलीफ होगी। तो बजाय इसके कि यार मतलब हमें उस वक्त जाके जिल्लत महसूस हो और स्टूडेंट भी लिहाज नहीं कर रहा होता, तो हम क्यों ना अपने आप को पहले से ही प्रोटेक्टेड रखें। और किस हवाले से कि मैं आपको सांस लेने का मौका नहीं दे रहा। मैंने आपसे डे 1 पे क्या बोला था कि यार मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, पास पेपर्स में एकदम नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं अपने सवाल कराऊंगा, मैं तो इस तरह से रहूँगा। मैं ये हरकत कभी नहीं करूँगा कि मैंने कोई भी चैप्टर शुरू कर दिया, थोड़ी सी बातें हुई, चलो भाई आ जाओ पास पेपर्स करते हैं, कभी भी नहीं। ना मैंने पीआरसी में किया, ना मैं कैफ में करूँगा। बाकी यार इंसान को कमी कोताही होती है, ज़रा दिल बड़ा करें, लेकिन पीआरसी से कैफ को कंपेयर ना करें। नहीं तो कॉस्टिंग साथ में उठा लें, आप कॉस्टिंग साथ उठा लें, आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। कैफ 1 का तो कोर्स भी इतना नन्ना मुन्ना कोर्स है, आप कैफ 3 का कोर्स तो देखें, कोर्स देखें कितना ज़्यादा है। कैफ 1 का कोर्स भी इतना सा है, लेकिन चूंकि कमिटमेंट ज़्यादा हो गई है कि सारे पास पेपर्स, सारे बुक के सवालात, अपने सवालात। टाइम देखो, रमज़ान शरीफ जा चुके हैं हमारे हाथ से, उसमें हमने बहुत ज़्यादा इबादतें की थी, इतना मसरूफ़ थे कि सर उठाने का टाइम नहीं था, हर वक्त अल्लाह। तो भाई देखें अभी हमारे पास टाइम शॉर्ट है। मैं इसी तरह से आपसे मेहनत करते रहूँगा, मुस्कुराते रहूँगा। बस आप जो है कहीं पे अगर किसी को लग रहा हो कि सर थोड़ा सा तेज़ जा रहे हैं, मेरा नंबर आप सब लोग के पास है, आप बोल दें सर इस सवाल को काइंडली ज़रा रिपीट कर दें। खुदा की कसम मैं 2 दफ़ा क्या 3 दफ़ा रिपीट कर दूँगा, लेकिन उस चीज़ को यार एक दिमाग में लेके बैठे हुए, सर फास्ट जा रहे हैं, सर स्लो हैं, आप बोलो तो सही। माँ भी बच्चे को दूध कब दे रही होती? जब वो शोर करता है। मेरी माँ का फ़ोन आ गया मुझे अभी नहीं, खैर अच्छा। एनीवेज, आखिरी में जो मैंने मिसाल दी है उसको भी समझिएगा। ये नहीं होता कि यार बस बैठे हुए हाँ भाई खाने तरने वाले ला के रख दिए और चलो भाई खा लो। मुझे ख्याल था कि मुझे आपको भूख लग रही होगी, वो सारी चीज़ें शादी से पहले होती हैं, शादी के बाद हाँ मैं भूख लगी है बता दो खुद खा लेना। एनीवेज मजाक कर रहा हूँ, बात को सीरियस लिया भी करें, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा कि बात को सीरियस ना लिया करें। एनीवेज बताइए, मेरे आपसे 3 सवाल हैं। हाँ, फुल स्पीड एंटरप्राइज, किसी को भी लग रहा है ना तेज जा रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लेंगे हम लोग, लेकिन पास शिफ्ट जो मैंने कमिटमेंट कर ली है ना, उसको मैंने तो कहीं ना कहीं किसी सूरत में पूरा करना है। फुल स्पीड एंटरप्राइज में कोई मसला है? दूसरा कौन सा था? अल्फा, आप लोगों ने कर लिया ये, और तीसरा था ट्रेडिंग। बाकी साथी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अकमल वाला सवाल भी शायद कर चुके हों या कामरान वाला। अच्छा अब सुनिए, वो सवाल जो मैंने आपको दिए करने को, ऐसा नहीं है कि यार मैंने आपको बिल्कुल जंगल में लाके अकेला छोड़ दिया। वहाँ पे जो चीज़ें आप देख रहे थे सवाल में, आपको लग रहा था हाँ ये तो मुझे आती है, ये तो हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसी तरह से तो काम आगे बढ़ेगा। अब वो सवाल जो मैंने आपको दिए, और अगर वो नहीं होते आपसे, तो यार आप मुझे क्लास में बता दो, आप मुझे मैसेज कर दो, सिर्फ एक एनोनिमस मैसेज कर दो यार, सर वो ज़रा प्लीज़ दे, मैं ज़रूर करवा दूँगा। अदरवाइज़ मुझे इल्हाम नहीं होता, क्योंकि ये जो जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग है, वो सिर्फ अल्लाह को ही हासिल है, कि वही जान सकता है कि कौन सा बंदा क्या सोच रहा है। तो आप लोग का काम है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, सर इस सवाल को आप रिपीट कर दें वगैरह वगैरह। अगर सबके साथ नहीं हो सकता होगा, मैं बोलूँगा आ जाते हैं बेटा, हम कोई एक्स्ट्रा क्लास लगा देते हैं, आधे घंटे 1 घंटे, आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या करें यार, घर तो आने से रहे, अपने घर मुश्किल से पहुँच रहे होते हैं यार। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लोग पहुँचते हैं
अच्छा, ये जो रोज वाला सवाल है ना 29 पे, ये जो हैंडआउट है मैंने आपको 24 से लेके 33 तक जो दिया है, इसमें ये फॉन्ट्स बहुत छोटे हैं। मैंने इसकी एक पीडीएफ अपडेटेड बना दी है, और उस अपडेटेड पीडीएफ को आप देख लेंगे तो वहाँ पे आपके ये शिकवे ख़त्म हो जाएंगे, सर बहुत छोटे फॉन्ट हैं वगैरह वगैरह। मैंने उसकी सारी अलाइनमेंट कर दी है अभी, और हो सका तो मैं इसकी एक नई आपको कॉपी करा के दे दूंगा ताकि आपको रीडिंग करने में दिक्कत ना आए। आप बताएंगे आप रोज एंटरप्राइज वाला सवाल आप कर रहे हैं, उसमें कुछ समझ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल काफ़ी हैवी सा लग रहा है, राइट? आप लोग ट्राई करो, मैंने फिर क्लास में करा देना है, अगर नहीं हो रहा होगा तो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। यानी कि कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसको हम लोग अधूरा छोड़ दें, राइट? हम जा रहे हैं पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 पे बेटा, और यहाँ पे है चेंज इन यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन मेथड। चेंज इन यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू एंड डेप्रिसिएशन मेथड। काफ़ी ख़राब फोटोकॉपी हुई हुई है, लेकिन फ़िलहाल काम चला लेते हैं अभी। अब देखिए, चेंज इन एस्टिमेट डेप्रिसिएशन मेथड, यानी कि बोल क्या रहा है, डेप्रिसिएशन के मेथड में जब भी चेंज आएगा तो उसको हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे एज चेंज इन एस्टिमेट। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स आप फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन, आरबीएम या यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या सम ऑफ द डिजिट, बताइए क्या आपके पास चॉइस होती है कि जो दिल चाहे डेप्रिसिएशन का मेथड इस्तेमाल करें? नहीं, मतलब ऐसी क्या वो सोच आपके दिमाग में होगी कि जिसकी बेसिस पे आपने स्ट्रेट लाइन को चूज किया? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आप लोग बताइए, कोई आइडिया देगा कि बस सर सवाल में मेंशन था एसएलएम तो एसएलएम, सवाल में मेंशन था आरबीएम तो आरबीएम, तो सवाल पे आप छोड़ देंगे? या आपकी अपनी भी कोई सोच होनी चाहिए कि सर हम लोग एसएलएम अगर कर रहे हैं या आरबीएम कर रहे हैं, एनी आइडिया कि क्यों हम लोग फॉलो करते हैं एसएलएम, व्हाई नॉट आरबीएम? ठीक है, ज़बरदस्त, समझ गया आपकी बात। आप लोग कोई बताएगा? अच्छा, कोई और कोई बताना चाहेगा जवाब? बेटा देखें, डेप्रिसिएशन में हमारे पास चॉइस नहीं होती। मेरा हाथ सेट हुआ हुआ है आरबीएम पे, मैंने बोला यार जानी मैं तो सारे ऐसे डेप्रिशिएट करूंगा आरबीएम पे, मज़ा आता है, बड़ी प्रैक्टिस है। किसी ने बोला यार छोड़, मेरा तो हाथ एसएलएम पे सेट है। स्टैंडर्ड हमें यहाँ पे ये कहता है कि यहाँ पे आपकी कोई चॉइस नहीं है कि जिसका आपका दिल किया कि कोई आरबीएम तो कोई फला मेथड तो कोई फला मेथड, आईएएस ने आपको यहाँ पे चॉइस नहीं दी। ये वाली बात समझ आई? तो सर जब चॉइस नहीं दी तो फिर क्या करें हम? स्टैंडर्ड ये कहता है देखो, जिस एसिड को तुम डेप्रिशिएट करने जा रहे हो, देखो वो एसिड तुम्हें बेनिफिट किस पैटर्न पे दे रहा है। अगर उस एसिड के बेनिफिट देने का पैटर्न कुछ ऐसा है कि जो बेनिफिट तुम्हें पहले साल मिलेंगे वही दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, अगर टोटल लाइफ थी 5 साल तो हर साल इक्वल बेनिफिट मिलेंगे, तो तुम उसकी वैल्यू में डिक्लाइन भी जो लेके आओगे वो इक्वल लाओगे। तो यहाँ पे तुम आरबीएम इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे तुमने क्या कहा कि चूंकि तुम्हें एसिड बेनिफिट दे रहा था इवनली बेसिस पे, मतलब जितना बेनिफिट पहले साल उतना बेनिफिट दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें साल भी, तो हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन में कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? सर एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करेंगे जिसमें डेप्रिसिएशन जो है, जिस तरह से बेनिफिट हर साल आपने कहा ना बराबर बराबर है, तो उसका मतलब एसिड की वैल्यू में डिक्लाइन भी जो हम रिकॉर्ड करेंगे ना सर, वो भी किस बेसिस पे करेंगे? देखेंगे कि उसका पैटर्न बेनिफिट्स देने का है क्या। क्या ये बात समझ आई? अगर उसके बेनिफिट देने का पैटर्न कुछ यूं है कि शुरू में बेनिफिट ज्यादा है और फिर बेनिफिट्स में ग्रेजुअली कमी आ रही है, तो सर यहाँ पे मैं एक ऐसा मेथड इस्तेमाल करूंगा, जब बेनिफिट शुरू में हो रहे होंगे ज़्यादा
तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी आएगा ज़्यादा। फिर बेनिफिट्स में कुछ आएगी कमी, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन में भी क्या आएगी, बोलिए कुछ कमी। तो सर ये तो आप कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, आरबीएम। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे इस डिस्कशन पे कि डेप्रिसिएशन में हमारे पास किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होती कि हम आरबीएम करें, एसएलएम करें या कोई और मेथड। हमने सवाल ये करना होगा कि वो एसिड हमें बेनिफिट किस पैटर्न पे दे रहा है। मैं देखिए बार बार अल्फाज बोल रहा हूँ, किस पैटर्न पे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। अगर बेनिफिट देने का पैटर्न शुरू में ज़्यादा है और फिर ग्रेजुअली कम हो रहा है तो आरबीएम, और बेनिफिट्स अगर इवनली बेसिस पे मिल रहे हैं तो सर कौन सा, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखें, हमने एस्टिमेट किया था कि हमारा एसिड जो है वो हमें बेनिफिट्स देगा इवनली बेसिस पे। तो बताइए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेट लाइन। साल गुजरा, 2 साल गुजरा, स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि तुमने हर साल के एंड पे रिव्यू करना है कि देखो क्या आज भी एसिड तुम्हें उसी पैटर्न पे बेनिफिट दे रहा है जो तुमने सोचे थे। अगर उसके पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स में तुम्हें चेंजेस नजर आ रही है, सर हमारा एसिड जो है उसकी 10 साल लाइफ है, हमने कहा कि भाई ये 10 साल हमें बराबर बेनिफिट देगा, तो हम कौन सा मेथड जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन। 2 साल गुजरे, पहला साल चले गुजरा, पहले साल के एंड पे खड़े हुए, स्टैंडर्ड ये बोलता है तुमने हर साल के एंड पे रिव्यू करना है कि क्या उसके बेनिफिट में, पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स में क्या कोई चेंजेस तो नहीं है। हम पहले साल के एंड में जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने आए तो स्टैंडर्ड ने बोला देखो कि क्या बेनिफिट्स के पैटर्न में कोई चेंज तो नहीं है। सर कोई चेंज नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड था तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन भी इस साल का किस पे होगा, बोले स्ट्रेट लाइन। यही एक्टिविटी हमने करनी होगी अगले साल के एंड पे, क्योंकि स्टैंडर्ड ने बोला तुमने हर साल के एंड में जो डेप्रिसिएशन का मेथड है उसको क्या करना पड़ेगा, बोलो रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरे साल के एंड में हमने देखा कि क्या पैटर्न ऑफ बेनिफिट्स वही है जो डे 1 पे हमने एस्टिमेट किए गए थे, जवाब आया हाँ सर वही है। तीसरे साल के एंड में जब हम आए, ये काम हम लोग हर साल करेंगे। अगर 10 साल एसिड की लाइफ है तो ये काम हर साल के एंड पे लाजमी तौर पे होगा। अब सुनिए, तीसरे साल के एंड में आए, हमें पता चला कि यार बेनिफिट जो पैटर्न बेनिफिट्स का है ना वो वैसा नहीं दिख रहा जो हमें शुरू में दिख रहा था, और हमें लग ये रहा है कि बेनिफिट जो है शुरू में ज़्यादा थे, एसिड ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहा था एज कम्पेयर टू वक्त गुजरने के साथ साथ एसिड की एफिशिएंसी वो नहीं है, ग्रेजुअली कम होते जा रही है। और हमारा शुरू में ख्याल था कि बेनिफिट जो पहले साल वही बेनिफिट हमें 10वें साल भी हासिल होंगे सर। तो वो जो उस वक्त का हमारा एक एस्टिमेट था वो बेहतरीन एस्टिमेट था डे 1 पे। ईयर 1 के एंड पे जो एस्टिमेट था वो बेहतरीन एस्टिमेट था, ईयर 2 के एंड पे भी बेहतरीन एस्टिमेट था, लेकिन ईयर 3 के एंड में हमें जब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिले तो हमने कहा कि यार हमारे एस्टिमेट में अब हमें कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं। वो ये कि हमें हमारा एसिड उस पैटर्न पे बेनिफिट देता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और हमें ये नज़र आ रहा है कि ग्रेजुअली बेनिफिट्स में क्या आएगी, आगे आने वाले वक्तों में कमी। हम जिद पे थे, हमने बोला नहीं यार स्ट्रेट लाइन। स्टैंडर्ड बोलता है वो भाई पागल के बच्चे, मैंने तुझे बोला है कि हर साल के एंड में तुमने क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। रिव्यू का मैंने क्यों कहा है, क्योंकि एस्टिमेट में चेंज आ सकता है। तो सर उस वक्त क्या था, वो उस वक्त का बेहतरीन एस्टिमेट था, और आज क्या है 30 साल के एंड में आज का बेहतरीन एस्टिमेट है। इसका मतलब वो एरर नहीं है, एस्टिमेट में चेंज एरर नहीं होता। जैसे कि आप लोग बैड एंड डाउटफुल डेट का टॉपिक आज से पहले करके आए हैं, हमने एस्टिमेट किया था 10%, सर अगले साल हमने बोला नहीं 12%, फिर हमने तीसरे साल बोला नहीं 13%, हो सकता है चौथे साल बोले 8%। तो सर ये क्या है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम बोले यार पहले साल 10% और अगले साल बोले नहीं 12%, तो हम लानत देंगे यार तूने गलत बताया, ऐसा नहीं है। वो बोलेगा सर खामखा बात बात पे आप क्यों मुझे यूँ करते हैं। उस वक्त के हिसाब से वो बेहतरीन एस्टिमेट था। आज सूरत हाल चेंज हुई है, सूरत हाल जो चेंज हुई है, तो आज के हिसाब से जो हमारा एस्टिमेट है वो ये कहता है कि बैड डेट का प्रोविजन 10 नहीं होगा 12% होगा। तो इसका मतलब वो जो 10% था वो एरर नहीं था, और आज अगर 12% हुआ है तो ये भी एरर नहीं है, ये क्या है, एस्टिमेट में चेंज है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का मेथड आज से पहले स्ट्रेट लाइन था, और आज रिव्यू करने के बाद हमें लगा कि नहीं बेनिफिट्स देने का पैटर्न कुछ और हो गया है। तो स्टैंडर्ड ये बोलता है कि तुम लोग अब क्या करो कि डेप्रिसिएशन जो है वो नए मेथड के मुताबिक क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से आईए 16 ने हमें खाली डेप्रिसिएशन के मेथड के हवाले से नहीं कहा, उसने कहा लाइफ में भी चेंज आ सकता है, स्क्रैप वैल्यू में भी चेंज आ सकता है। तो हमने 3 चीज़ें कंक्लूड की, डेप्रिसिएशन के मेथड में अगर चेंज आएगा तो ये हमारे एस्टिमेट में चेंज है,
लाइफ में चेंज आएगा एसेट की, तो ये भी किस में एस्टीमेट है, ये एस्टीमेट चेंज किस में, एस्टीमेट में। इसी तरह से अगर स्क्रैप वैल्यू में कोई चेंज आ गए तो ये भी क्या है, बोलिए हमारा एस्टीमेट में क्या है, बोलिए चेंज है। तो सर अगर लाइफ में चेंज आएगा, स्क्रैप वैल्यू में चेंज आएगा या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में कोई चेंज आएगा, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, अभी हम यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं। आई होप सो आपको इतना मैंने पूरा जो ग्राउंड बनाया उसका पर्पस क्या था कि हम ये देखें कि लाइफ, स्क्रैप वैल्यू या मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में अगर किसी किस्म का कोई चेंज आता है तो अब अकाउंटिंग किस तरह से की जाएगी, यहाँ पे ये डिस्कशन आ रहा है। तो आ जाओ बेटा, चेंज इन एस्टीमेट डेप्रिसिएशन, चेंज इन एस्टीमेट सेमी-कोलन और डेप्रिसिएशन मेथड लिखा हुआ है आई 16 पैरा 61। द डेप्रिसिएशन मेथड अप्लाइड टू एन एसेट शैल बी रिव्यूड एट लीस्ट एट ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, या ये 16 का पैरा 61 है, उसमें ये अल्फाज जो लिखे हुए वो यहाँ पे कॉपी पेस्टेड है। इसने कहा क्या कहा कि डेप्रिसिएशन का मेथड जो अप्लाई हो रहा है एसेट पे shall be reviewed at least at each financial year end, and if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of future economic benefit embodied in the asset, the method shall be changed। ठीक, वही सारी बातें जो मैं आपसे करा। The carrying amount, accounting किस तरह से होगी? The carrying amount should be written off over the remaining useful life, commencing with the period in which the change is made। ठीक है जी, सवाल करते हैं और क्विकली इसकी अकाउंटिंग देख लेते हैं होगी किस तरह से। ऑन 1 जनवरी 2001, ऐसे ही 2001 लिखा हुआ है, एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर 10,000 with nil residual value and is intended to be used for 10 साल। यानी कि बेटा कॉस्ट कितनी है, 10,000। 1 जनवरी 2001 को कॉस्ट कितनी है, 10,000। लाइफ कितनी है बेटा, 10 साल। और एंटिटी यूज करती है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या एंटिटी बस एवं यूज करती होगी स्ट्रेट लाइन मेथड? आप बोलेंगे नहीं सर, इतनी सारी मैंने बातें बता दी, अब आपने डिफेंसिव मोड पे आ जाना। सर स्ट्रेट लाइन मेथड एवं ही थोड़ी होता है। सर अगर हमारा एसेट हमें इवनली बेसिस पे बेनिफिट दे रहा है तभी तो स्ट्रेट लाइन आएगा। ये थोड़ी है कि जो दिल चाहे हम लोग डेप्रिसिएशन का मेथड इस्तेमाल कर लें, ऐसा नहीं होगा। ऑन 1 जनवरी 2003 एयर लिमिटेड reconsidered the use of its depreciation method and concluded that the straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead 25% of depreciation on RBM is appropriate। ठीक हो गया। Calculate depreciation expense from year 2001 to year 2004। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग किसकी, चेंज इन क्या है ये, डेप्रिसिएशन, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड। अच्छा री बेटा बात सुनिए, कॉस्ट एसेट की है कितनी 2001 में, बोले 10,000। हम अपनी उसी तरतीब पे काम करेंगे जो वर्टिकली हम स्टेटमेंट बना रहे थे। मुझे बताओ बेटा डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, बोलेंगे शाबाश। 10,000, कोई स्क्रैप वैल्यू है नहीं, लाइफ कितनी है 10 साल, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोले कितना आया 1,000। ये क्या आ गई बोलिए, कैरिंग वैल्यू। डन। फिर बताइए डेप्रिसिएशन दूसरे साल का हम यूं कर सकते हैं 10,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10 कर दूं, या हम यूं भी कर सकते हैं 9,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 9। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए कितना आया 1,000। ये क्या हो गया बेटा 8,000। अब वैसे तो हम लोग एसेट की लाइफ को रिव्यू कराते ही हैं साल के एंड पे, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो स्क्रैप वैल्यू हो, चाहे वो डेप्रिसिएशन के मेथड हो, राइट। अब देखें ये है ईयर 1, ये है ईयर 2, और अब मैं मालूम करने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन कब का, ईयर 3 का। और यहाँ पे वो क्या कहता है, 2003 की बात कर रहे हैं ना वो। अब 2003 के स्टार्ट में आपको बता दिया जाए
कि डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज आ रहा है 2003 के स्टार्ट में आपको बता दे या 2003 के आपको एंड पे बता दे, राइट। अगर हमें साल के शुरू में बताए तो हमें तो बिल्कुल कंफर्म है कि 2003 का डेप्रिसिएशन जो है वो किस मेथड के मुताबिक निकाला जाएगा, बोलिए आरबीएम। और अगर 2003 के एंड पे भी बता दिया जाए कि अब हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड जो है वो कौन सा इस्तेमाल होना है, बोलिए आरबीएम, तो हम लोग 2003 का डेप्रिसिएशन जो निकालेंगे, चूंकि हमारे पास ईयर एंड पे एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ चुकी है। क्या इंफॉर्मेशन आई है कि भाई वो जो इवनली बेसिस का जो पैटर्न था ना वो अब सूट नहीं कर रहा। हमें क्या नजर आ रहा है कि एसेट हमें अब बेनिफिट जो है इवनली बेसिस पे नहीं हमें दे रहा होगा शुरू में ज्यादा और ग्रेजुअली क्या हो रहे होंगे, बोलिए कम। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से किस पे शिफ्ट कर रहे होंगे, आरबीएम पे कर रहे होंगे। अब ये इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए साल के शुरू में या यही इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाए साल के एंड में, अगर ये इंफॉर्मेशन 2003 स्टार्ट में या एंड में आपको मौसूल हो चुकी है, ये इंफॉर्मेशन आपको 2003 शुरू में या एंड में मौसूल हो चुकी है, तो हम लोग 2003 का जो डेप्रिसिएशन है वो किसके मुताबिक निकालेंगे, बोलिए आरबीएम के मुताबिक निकालेंगे। तो बताओ बेटा, कैरिंग वैल्यू मल्टीप्लाई बाय क्या करा दिया जाएगा, बोलिए रेट। तो बोलो कितना आया, 8000 मल्टीप्लाई बाय 25%, कितना 2000। ये कितना हो गया बेटा 6000। ये हो गई आपके पास क्या, कैरिंग वैल्यू, ठीक है जी। इसने देखें कितनी निकाली है, हाँ जी। देखो बेटा, देखो सवाल यह है कि सर आपका पहले ख्याल ये था कि डेप्रिसिएशन जो है वो आरबीएम हो, स्ट्रेट लाइन होगा, और अब आपका ख्याल ये है कि आरबीएम होना चाहिए। पिछले सालों में जो डेप्रिसिएशन निकाला जा रहा था वो पिछले सालों के हिसाब से बेटा बेहतरीन एस्टीमेट था। अब एस्टीमेट में चूंकि चेंज आया है तो हमें पीछे जाके किसी भी किस्म की कोई 1 रुपए की भी एडजस्टमेंट नहीं करनी। अगर गलती होती ठीक तो फिर करेक्शन होती है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, इसका नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, जिसको हम लोग जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाला टॉपिक करेंगे तो वहां पे पूरा खोल के इसको समझा जाएगा और इसके अंदर भी बड़ी प्रैक्टिस है। तो एस्टीमेट में चेंज मैंने बेटा बात की थी कि ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है। अगर एरर होता तो पीछे जाके हम लोग इसकी करेक्शन जरूर करते। तो ये देखें 2003 का आ गया। इसी तरह से हमें कब का चाहिए, 2004 का। 2004 के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। ये काम तो यार आप जानते ही हो ऑलरेडी। 2004 के लिए क्या करेंगे, 6000 मल्टीप्लाई बाय 25%, बोले 1500। इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था, सिर्फ हमने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन से जब आरबीएम पे जा रहे हैं तो किस तरह से हम लोग डेप्रिसिएशन, इस सवाल में हम लोग आरबीएम से स्ट्रेट लाइन पे भी जा सकते हैं। इस सवाल में हम लोग, ये कौन सा था, ये आरबीएम स्ट्रेट लाइन से, स्ट्रेट लाइन मेथड से ये किस पे गया था, बोलिए आरबीएम। तो हम अभी एक सवाल कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं जिसमें हम आरबीएम से किस पे चले जाएंगे, बोलिए स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक और बात बताऊं, ये जो भी हम सवाल कर रहे हैं पहले पेज पे नजर आ रहा है, फिर आप देखिए अगले पेज पे नजर आ रहा है। ये पेज नंबर 31 पे एक सवाल है आपके सामने, एग्जाम्पल चेंज इन यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। थोड़ा सा बड़ा सवाल नजर आ रहा है, ठीक बेटा नजर आ रहा है। इसी तरह से पेज नंबर 32 पे देखते हैं, एक और सवाल नजर आ रहा है, और फिर कॉम्प्लेक्स एसेट नजर आ रहा है, और फिर आगे चीजें बढ़ते हुए फिर आगे देखो क्या नजर आ रहा है पेज नंबर 33 पे भी। यहाँ पे हो क्या रहा है, आईकैप के जो 5 ट्रिपल्स में, बेटा बात सुनिएगा, आईकैप के जो 5 ट्रिपल्स में वो सवालात, वो एरिया जिसमें डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज या स्क्रैप वैल्यू में चेंज या लाइफ में चेंज जो भी आया वो थे तो पूरे फुल साइज पेज के सवाल। मैंने क्या किया, उन सवाल को वहीं का वहीं छोड़ दिया। उसमें से वो एरिया जिसमें हम लोग लाइफ में, स्क्रैप वैल्यू में और मेथड में चेंज को हैंडल कर रहे थे,
क्रॉप किया सवाल को छेड़छाड़ करके मैंने आपके सामने रखा। अदरवाइज ये जो सवाल आपको पेज 32 पे नजर आ रहा है ना, इस सवाल का नाम ऑफिशियली है पियानो लिमिटेड, जो कि हम देखेंगे। लेकिन उसका वो जो एरिया था वो मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसके अंदर जो इररिलेवेंट चीजें फिलहाल थी उसको मैंने हटा दिया, सिर्फ मैंने लाइव स्क्रैप वैल्यू चेंज को मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। इसी तरह से और सवाल है, किस नाम से, ये आपको सूकी के नाम से सवाल नजर आ रहा है, पेज नंबर 32 नजर आया, टी साइलेंट होगा, सूकी के नाम से सवाल नजर आ रहा है। ये बाकायदा तौर पे 20 नंबर का सवाल था, ये 20 नंबर का सवाल था। मैंने क्या किया यहाँ पे, 20 नंबर का सवाल यहाँ पे नहीं दिया। अभी तो IAS 16 की बहुत सारी पार्टीज बाकी हैं, जब वो उसके, अच्छा ये सूकी वाला सवाल है, इसमें 16 भी है, 23 भी है, 40 भी है। मैंने सिर्फ क्या किया, अभी मैं किस चीज को फोकस कर रहा हूँ बेटा, लाइफ में चेंज, स्क्रैप वैल्यू में चेंज, अगर मेथड में चेंज होता है, पहले यार इसको तो टक्कर दो आप। जब हम टक्करे दे देंगे तो यार इसका मतलब जब हम आगे जाएंगे तो एग्जामिनर हमें ज़्यादा हुर्रा के देख नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं डिफरेंट लेवल पे कंप्लीट करके आगे बढ़ा है। और मैंने आपसे बात क्या की थी कि 16 तन्हाई में नहीं आता, बात समझ आती है, तन्हाई में बहुत सारी और चीज़ आ जाती है, लेकिन 16 जो है वो तन्हाई में नहीं आएगा। 16 जो है मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, 23, 40, 20, 36 के साथ आएगा। और जब 16 को आप तन्हाई में भी नहीं संभाल पा रहे होंगे तो आप मुझे बताइए, जब एक महफिल लगी हुई होगी तो ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे लोग, इतने सारे स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब जब आपको वो स्टैंडर्ड पे ही इंडिविजुअली ग्रिप नहीं थी तो कितना आपको टफ टाइम मिलने वाला है। ये आपकी मोहब्बत में मैं क्या कर रहा हूँ, बड़े बड़े सवाल जो हैं उसका एरिया, चूंकि अभी हम लोग लर्निंग फेज में हैं तो हम लोग उसको चंक्स में डील कर रहे हैं, और जब वो चीज़ बड़े एक्सपोजर में आएगी सामने तो हम बोलेंगे अबे यार ये तो किया हुआ था हमने काम। यही सवाल मैं आपको दिखाऊंगा पियानो के नाम से, सूकी के नाम से। और ये जो सवाल आपको नजर आ रहा है पेज नंबर 33 पे, स्पटनिक के नाम से, ये फुल साइज पेज के सवाल है भाई, 20-20 नंबर के सवाल हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे जो मैंने काम किया हुआ है, सिर्फ क्या काम किया हुआ है, ये जो पेज नंबर 32 पे नजर आ रहे सवाल कौन सा, फ्लाइट लाइन के नाम से। पास्ट पेपर अभी तक कोई भी नहीं है, लेकिन ये सारे क्या है, उन पास्ट पेपर्स का चंक उठाया हुआ है, सिर्फ इसी समझने के लिए कि लाइफ स्क्रैप वैल्यू और मेथड में अगर चेंज आता है तो यार उसकी अकाउंटिंग जब करेंगे, डेप्रीसिएशन कैसे निकाला जाएगा, सिर्फ हमारा भी ये पर्पज समझना, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह के साथ हैंडल कर लेंगे। यार चीज़ें ज़्यादा है ना, मैं क्या करूँ। आज देखो मैं थोड़ा सा स्लो हुआ हूँ, इस वजह से कि अगर हम तेज जाते हैं कहीं ना कहीं फिर मैं आ जाऊंगा, फिक्र ना कर, मैं डिफॉल्ट सेटिंग पे आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे भी प्रेशर आ रहा होगा कि मुझे इस 1.5 घंटे के अंदर इतना काम कवर अप कराना है। डन। तो देखिए ये वाला काम हो गया। हम RBM से क्या SLM पे जा सकते हैं बेटा? अगर हम खुद ही ट्राई कर रहे हैं RBM से स्ट्रेट लाइन मेथड पे आ जाओ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे 2003 और 2000 चलें कर लेते हैं बारी बारी। 10,000 डेप्रीसिएशन, बोलो ईयर 1 कितना बेटा, 2,500 कितना हुआ, 7.5। फिर बताइए शाबाश, ईयर 2 का बोलिए, 7.5 का 25%, बोलिए 1875, बोले 5625। अब बताओ बेटा डेप्रीसिएशन ईयर 3 का, बताइए। स्ट्रेट लाइन आ गया ना, RBM से स्ट्रेट लाइन 2003 में स्ट्रेट लाइन है। हमने सवाल को जरा स्वैप कर दिया, पहले SLM से RBM, हम RBM से SLM करके देख रहे हैं। जी बोलिए 703 कैलकुलेशन 5625 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8। और रिमेनिंग वाली बातें जो हैं हम कुछ पिछली क्लासेस से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। कितना आ गया बेटा, 703, बोलो 4922। इसी तरह से ईयर 4 में बोलिए 703। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़े सवाल में आएंगी तो हमें वहाँ पे नहीं फंसना है, क्योंकि वहाँ पे हमारा चैलेंज कुछ और होगा।
आ जाइए, चले जी। तो अब दूसरी बात करते हैं। अब क्या आ रहा है? एग्जाम्पल है चेंज इन लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है जी, यहां भी वही बातें कह रहा है जो हम कर चुके हैं। वो क्या? यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू को वो कहता है शुड बी रिव्यूड एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, यानी कि ऊपर भी बोला एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर, और यहां भी बोल रहे हैं क्या? एट एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर एंड रिवाइज्ड इफ एक्सपेक्टेशन आर significantly different from previous estimate, the carrying amount of the asset। देखिए, डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज, तो जो डेप्रिसिएशन निकाला गया तो स्टार्ट मैंने कौन सी वैल्यू से लिया था बेटा? स्टार्ट कौन सी वैल्यू से लिया था? कैरिंग वैल्यू। यानी कि स्ट्रेट लाइन से आरबीएम या आरबीएम से स्ट्रेट लाइन पे जाने के लिए जो अब डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, मेथड में चेंज हो रहा है, अब जो डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन रहा होगा? कैरिंग वैल्यू। इसका मतलब अगर पिछला डेप्रिसिएशन गलत है तो उसका मतलब वो जो कैरिंग वैल्यू आप ले रहे हैं वो गलत होगी। आ जाइए जल्दी से देखते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। ऑन 1 जनवरी 2001 वाटर लिमिटेड परचेज एन एसेट ऑफ फॉर ₹12,000 विद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 2,000 एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 साल। 12,000 कॉस्ट है, लाइफ कितनी है? 10 साल। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 2,000। ठीक हो गया, आगे पढ़िए। In 2003, Water Limited reviewed the useful life and residual value of the asset. It was estimated that the asset remaining useful life is now only 5 years. However, the estimate of residual value has been increased to ₹3,000. I repeat, estimate में change, life में change, depreciation के method में change, scrap value में change। स्टैंडर्ड ने बेटा हमें बोला क्या है, जरा सुने। एट स्टार्ट ऑफ ईयर रिव्यू करना है या एट एंड ऑफ ईयर? बोले एंड ऑफ ईयर। यानी कि हर साल के एंड पे हमने डेप्रिसिएशन के मेथड को, लाइफ को, स्क्रैप वैल्यू को क्या करना है? बोलिए रिव्यू करना है। अब सवाल में हमें बोले कि भाई साल के शुरू में रिमेनिंग लाइफ इतनी है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है, वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूं साल के शुरू में वो बताए या साल के एंड में बोले। जिस साल की वो बात कर रहा है उस साल से डेप्रिसिएशन नए एस्टिमेट के मुताबिक निकाला जाएगा, क्योंकि वो चीज आपके इल्म में आ चुकी है। अब वो साल के शुरू में बोलेगा तो हमने बोला सर ऑब्वियसली इसी हिसाब से निकालेंगे। और अगर साल के एंड में बताते हैं, चूंकि ईयर एंड पे हमारे अकाउंट्स बने नहीं होते, बना रहे होते हैं, फाइनलाइज कर रहे होते हैं, तो जब हमारे इल्म में वो बात आ चुकी है तो हम लोग जो भी डेप्रिसिएशन है नए एस्टिमेट के मुताबिक निकालेंगे। अगर मेथड में चेंज है तो नए मेथड के मुताबिक, लाइफ स्क्रैप वैल्यू में चेंज है तो जो भी चेंज है उसको अकाउंट फॉर करेंगे और डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा। बोलो बेटा, कॉस्ट कितनी है? 12,000। डेप्रिसिएशन ईयर 1, बोलिए 12,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 10, बोले 1,000 कितना हो गया? 11,000। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन ईयर 2 12,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 10। देखो मुझे ये कोई शौक नहीं है कि मैं इसकी ऑल्टरनेट वर्किंग कर रहा हूं। इस चीज को आपने कतई तौर पे इग्नोर नहीं करना। सर ये हो तो गया, खामखा आप दूसरी ऑल्टरनेट वर्किंग क्यों कर रहे हैं? आगे जाके हमें ये वर्किंग इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। आगे जाके हम लोग इसकी ऑल्टरनेट वर्किंग ही करने में मजबूर होंगे। जैसे कि मैंने आपको सवाल दिया था ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे आप कॉस्ट अकाउंट बनाना जानते हैं, अलाउंस बनाना जानते हैं, बुक वैल्यू अकाउंट बनाना नहीं जानते, तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल उन लोगों के लिए नहीं है। तो कोई भी चीज हमारे लिए इररिलेवेंट नहीं है। जितना भी हम हैंड आउट में काम कर रहे हैं, जितना भी बोर्ड पे कर रहे हैं, सारा रेलेवेंट है। अब देखो बेटा 11,000 ये क्या है बेटा? बोले कैरिंग वैल्यू है, माइनस क्या है? 2,000 स्क्रैप वैल्यू है। अगर मैं कैरिंग वैल्यू रखता हूं न्यूमरेटर में तो कभी भी डिनोमिनेटर में मैं टोटल लाइफ नहीं ले सकता, तो यहां पे क्या लूंगा? 9 आएगा। जवाब कितना मेरे पास? 1,000 ही आएगा। हमें हमारा आंसर भी कंफर्म हो रहा है। कितना हो गया? 1,000। कितना हो गया बेटा? 10,000।
डन। अब बताइए क्या हुआ है डेप्रिसिएशन ईयर 3 में क्या हुआ है, चाहे साल के शुरू की बात, मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, चाहे साल के शुरू में हमें वो बात बताए या साल के एंड में हमें वो बात बताइए, बताएं लाइफ स्क्रैप वैल्यू में चेंज आया है या नहीं आया, बताएं। हमारे पास डेप्रिसिएशन निकालना है, तो जो भी स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा ना, जो भी स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, जो भी माइनस या डिवाइड करूंगा, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, ठीक है जी, माइनस रिवाइज्ड स्क्रैप वैल्यू, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय रिवाइज लाइफ बोले या रिवाइज यूजफुल लाइफ बोलिए, कितना रिवाइज रिमेनिंग लाइफ कितनी है, रिवाइज लाइफ बताइए। अच्छा आए अब जरा वैल्यूज प्लेस करते हैं, कितनी है, कितना बेटा, 10,000 माइनस 3,000, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 5, बोलिए 1400, बोले कितना आया, 8,600, 8,600, हाँ जी बोले बेटा, क्या चीज, एक मिनट में आपके सामने सवाल पढ़ता हूं जरा लाउडली। देखिए, एसेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ 5 years। कैरिंग वैल्यू अगर न्यूमरेटर में है तो बेटा डिनोमिनेटर में रिमेनिंग लाइफ ही आती है। अब वो ये बोलता है, देखो सुनो तो सही, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बता रहा है, तो इसका मतलब ये जो रिवाइज लाइफ है आप लिख दें, रिवाइज रिमेनिंग लाइफ लिख दें या रिवाइज लाइफ लिख दें, आएगी हमेशा यहाँ पे क्या, रिविजन के बाद जो भी बची हुई लाइफ है वो यहाँ पे आएगी। इसी तरह से ईयर 4 का भी निकालें और थोड़ा सा जल्दी आगे बढ़िए। तो अगले साल का भी कितना आ जाएगा बोलिए, 1400, बेहतरीन। ठीक, डन। आ जाइए जल्दी से पेज नंबर 31 पे जो एग्जाम्पल है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। चेंज इन यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल। ये सवाल का नाम जो था वो था पियानो लिमिटेड, लेकिन यहाँ पे हमें कोई पियानो शानो नजर नहीं आ रहा। हम कुछ ही क्लासेस में जब सारे पास पेपर सामने होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि याद करें जब हम कॉस्ट मॉडल कर रहे थे और वहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, लाइफ और मेथड में चेंज की कुछ बातें शातें हो रही थी, तो हमने उस वक्त डेप्रिसिएशन कैसे निकाला था। ये जो मौजू है जो अभी डिस्कस हो रहा है, आगे जब मैं पहुंचा हुआ होऊंगा तो उस वक्त मैं बाखुदा समझाऊंगा नहीं। जिस तरह से डेप्रिसिएशन अभी हम यहाँ पे निकाल के आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे पलट के देखूंगा नहीं कि सर कॉस्ट अकाउंट की डेबिट क्रेडिट पे और बुक वैल्यू की डेबिट क्रेडिट पे क्या आता है। वो भाई वो हमारा डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम इतने मेच्योर हो चुके होंगे कि वहाँ पे 16 के साथ दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मिक्स हुए हुए होंगे, तो उसको डील कर रहे होंगे, तो उस वक्त ये बातों का जवाब मेरे पास नहीं होगा, ना मैं दूंगा। तो वो चीज़ें जो आगे जाके हमें ट्रबल दे सकती हैं, यहीं पे किल कर लो ना यार। पूरी सेशन में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्लांट एक्विजिशन, डेट ऑफ एक्विजिशन दे रहा है 1 जनवरी 2015, जिसमें कॉस्ट बता रहा है 500 मिलियन, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता रहा है 10 साल, रेजिडुअल वैल्यू बता रहा है 60 मिलियन। डेप्रिसिएशन मेथड क्या है बोलिए, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू है, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड, ये किस तारीख पे आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें किस तारीख पे देख रहे हैं, 1 जनवरी 2000 बोलो 15, ठीक है जी। अच्छा जी,
अब क्या हुआ, 31 दिसंबर 2016 को इसने क्या बताया भाई, रेजिडुअल वैल्यू जो है वो कितनी है, 78, राइट। फिर बता रहा है 31 दिसंबर 18 को रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, बोलिए 64, डन। तो सर हमें इस सवाल में बड़ा वाज़ेह मैसेज नजर आ रहा है कि वो लाइफ में चेंज की बात अभी तक इसने नहीं की। अभी तक जो हमने पढ़ा, रेजिडुअल वैल्यू पहले क्या थी, यानी कि 1 जनवरी 15 पे क्या थी, 15 के एंड पे भी बेटा बात सुनो, रेजिडुअल वैल्यू कितनी ही मानी जाएगी, 60। लेकिन जब 2016 के एंड पे जब मैं आऊंगा और रिव्यू कराया जाएगा एज पर IAS 16 के भाई तुम हर साल के एंड में रिव्यू करो, ये बात बोली जा चुकी है कि भाई हर साल के एंड में तुमने लाइफ को, स्क्रैप वैल्यू को और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को रिव्यू करना है। तो जब इसका रिव्यू करवाया गया होगा तो 31 दिसंबर 2016 पे हमारे पास जो रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, बोलिए 78। तो क्या हम लोग 2016 का डेप्रिसिएशन पुराने एस्टीमेट के मुताबिक निकालेंगे या नए एस्टीमेट के मुताबिक? आपका भी जवाब ये बनता है, किस एस्टीमेट के मुताबिक, नए एस्टीमेट के मुताबिक, डन। तो 16 का यूं होगा। अब 16 की ये बात साल के शुरू में पता चले या साल के एंड में पता चले, स्टैंडर्ड ने तो बोला है भाई साल के एंड में रिव्यू करना है, और अगर रिव्यू करने पे तुम्हें स्क्रैप वैल्यू, लाइफ या मेथड में कोई तब्दीली नजर आती है ना, तो तुम उसी साल का डेप्रिसिएशन, चूंकि तुम्हारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ चुकी है, तो तुम डेप्रिसिएशन जो है वो रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। ये नहीं कि अगले साल का तो होगा, अगले साल की तो बात कर ही नहीं रहे। जिस साल के एंड पे तुम खड़े हुए हो ना, अगर तुम्हारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन आ चुकी है तो उस साल का डेप्रिसिएशन तुम रिवाइज एस्टीमेट के मुताबिक निकालोगे। मैंने 3-4 दफा जालिम लोगों को बातें बोल दी हैं, ठीक। 31 दिसंबर 2018 देखिए यहाँ पे भी क्या रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो रही है। इस सवाल की तो एडजस्टमेंट में 5-6 बातें थी, मैंने यहाँ पे उन सारी 2-3 बातों को काट पीट के मैंने सिंपल 2-3 बातें यहाँ पे छोड़ दी हैं। क्या कंपनी यूज करती है, कॉस्ट मॉडल। इस सवाल में एक्चुअल सवाल जो था वहां पे था कंपनी यूज करती है रीवैल्यूएशन मॉडल, राइट। लेकिन यहाँ पे चूंकि अभी हम लोग कॉस्ट मॉडल में ही घूम रहे हैं, आपको भी आइडिया होगा यार एक PDF को एडिट करना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाए। कंपनी यूज करती है कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। देयर इज नो चेंज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट, यानी कि लाइफ में प्लांट की कोई भी चेंज नहीं आया। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड as 15 years and 10 years in 2016 and 2018 respectively। ये तो बात किसकी कर रहा है, इक्विपमेंट की बात कर रहा है। अभी हम किसको फोकस किए में, प्लांट को। फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31 दिसंबर। रिक्वायरमेंट क्या है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन ईच एसेट, 2 एसेट्स हैं, फॉर 2015 to 2018। दिस इज योर टास्क। हम लोग कोई इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग बेटा यही ऐसी गरीब सी स्टेटमेंट बनाएंगे और इसी में जो भी फैसला होगा यहीं पे करेंगे। आगे एक बात मैं आपको बता दूं, पूरा IAS 16 बड़ा बोल नहीं बोल रहा। IAS 16 जब 23 के साथ आएगा, जब 20 के साथ आएगा, जब 40 के साथ आएगा, IAS 16 में जितना भी आपको वज़ियत दे दे, मैं उन सारे सिनेरियोज को इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से स्टेटमेंट बनाऊंगा, ऐसी ही स्टेटमेंट होगी, और जो भी कुछ इसके अंदर इंपैक्ट पड़ रहा होगा स्टेटमेंट में ही दिखाऊंगा। इसके लिए कोई अलग से हम जाके कोने खांचे में कोई ऐसा फॉर्मूला या पावर, जो फैसला होगा यही होगा, सामने होगा, इसी स्टेटमेंट से होगा, नंबर 1। और एक बात सुनिए, मैं रिपीट करता हूं, IAS 16 में 2 तरह के एरियाज सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं थ्रू आउट ऑफ 20 साल का। देख ले रिकॉर्ड, 2 एरियाज है बेटा, 2 एरियाज। एक है डिस्क्लोजर्स वाला और दूसरा है जर्नल्स वाला। ये वो 2 एरियाज हैं, बात हुई नहीं डिस्क्लोजर्स। इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन सा आता है, डिस्क्लोजर नोट्स आते हैं। डिस्क्लोजर नोट्स के बाद किसका नंबर आता है, जर्नल्स का, ठीक। और जर्नल्स के बाद किसका नंबर आता है, एक्सट्रैक्ट का। और चौथा नंबर जो बनता है लेजर्स का, वो कैफ 1 में नहीं आए हुए। कोई बात नहीं है, वो दे सकता है, दिया नहीं है, कोर्स में है, कोई मसला नहीं है, वो जब चाहे दे दे, एग्जामिनर भाषा आदमी। लेकिन लेजर्स से हट के भी उसके पास इतनी कुछ चीजें हैं कि वो बोलता है लेजर्स दूंगा, जो मेन कंटेंट है ना यार वो तो फिर एग्जामिन होगा नहीं। लेकिन एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं है, कभी कभार वो इतनी मासूम सी चीजें देता है। जैसे कि लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो एक सवाल आया, और जो हमारे पास 5 पेपर्स का एक पूरा बंडल बना हुआ था, ऐसे ऐसे वैशी किस्म के सवाल, स्टूडेंट उनकी प्रैक्टिस करके गया।
एक ऐसा फारिग तरीन उसने सवाल दे दिया जिसके लिए स्टूडेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सही है, एग्जामिनर की तरफ अगर देखते भी हैं तो बोलता है भाई मैं एग्जामिनर हूं, मेरी जो मर्जी। ठीक, एक्सपेक्ट करके गए थे बहुत हैवी, जो कि लास्ट अटेम्प्ट में चांसेस थे कि आएगा दबंग किस्म का, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एनपीओ में आ चुके हैं। यानी आज से पहले वो लोग जिन्होंने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या क्लब अकाउंटिंग किया था तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई अमल दखल नहीं देखा था। यहाँ भी क्या है कि बिल्कुल बेसिक एनपीओ, आईकैप वाला बेसिक भी आपको पता है वो बहुत ही हेवी होता है, उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मर्ज हो गए। स्टूडेंट ने अपने एंड में पूरी तैयारी की, हमने भी बहुत एफर्ट लगाई, लेकिन उसने जो क्वेश्चन दिया इंतहाई फारिग सवाल जो बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब क्या है कि स्टूडेंट ने तैयारी की हुई थी, मुश्किल की दे दिया उसने हल्का। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, लेजर्स पूछे नहीं है इसने, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हम अपनी जितनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, जर्नल्स बना रहे हैं, हम सपोर्ट किसका ले रहे हैं? लेजर्स का। यानी कि हम उसको भी लूप में मुसलसल रख रहे होंगे, बिकॉज लेजर्स के बगैर गुजारा नहीं है। और मेरी यहाँ पे हर बात पे कोशिश ये होगी, जितने आप मेरे साथ टॉपिक करेंगे, यार बात नहीं हुई सर आपने लेजर्स बना दिए, बात नहीं हुई आपने जर्नल्स बना दिए, तो भाई यहाँ पे मैं और क्या बेचूंगा? कोई मैं बायोलॉजी थोड़ी बना रहा हूँ कि डायग्राम बताऊंगा, डेबिट ऐसा दिखता है, क्रेडिट ऐसा दिखता है। अकाउंटिंग में हमारे पास डेबिट क्रेडिट के अलावा और दूसरी बात क्या है? बात शुरू तो यहाँ से होती है, फिर बात बहुत आगे तक चले जाती है, लेकिन जो बुनियाद है वो डेबिट क्रेडिट ही तो है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के साथ नाम क्या लगा हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जब भी बात करेंगे अकाउंटिंग की, तो वहाँ पे डेबिट क्रेडिट ना है तो यार ये बात जो है हजम नहीं होती। तो बेटा बात सुनिए, मैंने फिर दोहरा दी बात। सबसे पहली क्या चीज़ है इंपॉर्टेंस? डिस्क्लोजर्स। दूसरा क्या आएगा आपके पास? जर्नल्स। तीसरा क्या आएंगे आपके पास? एक्सट्रैक्ट। और चौथा क्या होगा आपके पास? लेजर्स, जो कि आई नहीं है, पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे हमने मालूम क्या करना है? डेप्रिसिएशन मालूम करना है। तो प्लांट के हवाले से आप एक बनाए, वर्किंग बनाए, स्टेटमेंट बनाए, और प्लांट का डेप्रिसिएशन आप मुझे 2015 से लेके 2018 तक जरा कैलकुलेट करके बताइए। 2015 से 2018 बोर्ड अप कर दूं? पेज नंबर बताएंगे आप क्या है? 31। प्लांट के हवाले से बात कर लेते हैं। बोलो बेटा कॉस्ट कितनी है? 500। थोड़ा सा जल्दी प्लीज। डेप्रिसिएशन कब का? 2015 का। बोलेंगे 44 आपने मुझे बताया। वर्किंग बताएंगे? -60 डिवाइडेड बाय 10। बोले बेटा 31, 12, 15 कितना? 456। ठीक है जी बेटा। 2015 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या 2015 के एंड पे रिव्यू की गई होगी स्क्रैप वैल्यू, लाइफ और डेप्रिसिएशन के मेथड? बोलिए सर ये तो किया गया होगा, लेकिन चूंकि सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा तो हमने जो लाइफ और स्क्रैप वैल्यू है ये वही वाली ली होगी जो कि साल के स्टार्ट में एस्टिमेट हो चुकी थी। लाउड एंड क्लियर। फिर बोलिए 16 के एंड पे 42 बताया आप लोगों ने। 456 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 9। जिन लोगों को रिमेनिंग लाइफ में पहले कहीं दिक्कत रह गई होगी तो वो यहां पे भी ट्रबल में आएंगे। रिमेनिंग की बात में हम जब आगे जाएंगे रीवैल्यूएशन मॉडल की बात करेंगे ना बेटा, वहां पे सारा खेल ही किस में होगा? रिमेनिंग लाइफ में। तो मैं वहां पे जाके ये खेल नहीं खेलने वाला, मैं यहीं पे इतना खेल खेल लें कि जब हम वहां पे जब रीवैल्यूएशन मॉडल में जाएं वहां तो बात रिमेनिंग लाइफ के अलावा होनी ही नहीं है। और अगर वहां पे हम फंस गए रिमेनिंग लाइफ में तो इसका मतलब वो मसला रीवैल्यूएशन मॉडल का नहीं है, वो मसला यहाँ का। तो इसीलिए रिमेनिंग लाइफ को यहीं पे आपने खत्म कर देना है। बोलो बेटा 414। डेप्रिसिएशन 17 का 42 372 यहां बताइए 372 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 7। और ये कैसे था? 414 माइनस 78 डिवाइडेड बाय 9, सॉरी डिवाइड बाय 8।
44 बोले 328। इसी तरह से आप उसका देख लीजिए इक्विपमेंट का, जरा जल्दी प्लीज आ जाइए इक्विपमेंट में। हाँ बोलिए कॉस्ट कितनी है? 360। ईयर क्या है ये? सिक्स मंथ्स। $360 माइनस कुछ है, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 6/12। बोलो बेटा 340 345 16 का। डिवाइडेड बाय 15। वैसे बताइए हमारे पास टोटल लाइफ थी कितनी? 12। आई होप सो अगर आपने अल्फाजों को सुन लिया है, समझ लिया है, तो जवाब आ रहा है वही बता रहा है आपका कि आपको बात समझ आ गई है। अब यहां पे अगर मैं 345 लेता हूं, ठीक है जी, तो मुझे यहां पे रिमेनिंग लाइफ चाहिए। 12 में से कितने निकाल दें? अगर चले लाइफ में चेंज नहीं आता। हेलो बेटा बात सुनिए, मेरा आपसे सवाल है, अगर लाइफ में चेंज नहीं आता, ठीक, तो मैं यहां पे डिनोमिनेटर में कितना अमाउंट रखता? पक्की बात 11। सच बोलें, सच के अलावा कुछ ना बोलें। हाँ 11 कितना आता? हाँ 31 ये देखो, और कुछ ऊपर देखो कुछ नीचे देखो। आपने बोला यार अगर 6 महीनों का है 15, तो 12 महीनों का बनना चाहिए 30, लेकिन यहां तो नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं 11.5 आता डिनोमिनेटर में। मैंने जान के रखा ऊपर 15, तो आपने बोला नीचे 30 आना चाहिए, लेकिन 30 नहीं आ रहा। ये कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, ये एक छोटा सा हमसे एक ब्लंडर हुआ है जिसको हम यहीं पे किल करना चाह रहे हैं। वजह इसके कि मैं आपको बताऊं, आप खुद देखें, आप खुद बताएंगे। सर 12 साल लाइफ है, आधा साल गुजर गया, आधा साल गुजर गया, कोई मुश्किल बात ही नहीं थी। तो अगर हम लोग डिवाइड करा दें 11, तो इसका मतलब आधा साल गुजरा और हमने मान लिया कि भाई 1 साल गुजर गया। गलत है या नहीं है? इसका मतलब यहाँ पे कितना आता बेटा? 11.5। अब देखो 30 आता है। समझ आ गई बात? तो रिमेनिंग लाइफ खाली फॉर्मूला नहीं है, इसको ज़रा समझ के भी अप्लाई आपने करना है। अभी तो बात हुई यहाँ पे 6 महीनों की। अभी अगर वो बोलता कि 4 महीने बाद या 8 महीने बाद कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ पे भी हमें डेप्रिसिएशन निकालने के लिए चाहिए होती रिमेनिंग लाइफ, ठीक? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सोचना पड़ता। अभी तो देखें फ़िलहाल हमारे पास उसने क्या बोल दी है, रिमेनिंग लाइफ उसने बता कितनी दी है? 15। बोलो बेटा कितना आ गया? 23। बोलेंगे 322। ये आ गया आपके पास कैरिंग वाली। 17 23 322 डिवाइडेड बाय 14। बोले बेटा 299। यहां डेप्रिसिएशन 29.9। ये कैसे? 299 डिवाइडेड बाय 10, ठीक?
ये आ गया आपके पास। अगले सवाल पे आइए। अगले सवाल पे आ जाओ बेटा, थोड़ा सा जल्दी प्लीज। सही, आगे बढ़े। एग्जाम्पल चेंज इन यूजफुल लाइफ के हवाले से हमें यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग गिवन है, हमें यहाँ पे वेयर हाउस गिवन है। एक्विजिशन बता दिया, डेट 1 जुलाई 17, कॉस्ट बता दी 96, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता दी सालों में कितनी बेटा 16, और रिवाइज यूजफुल लाइफ ऑन 1 जनवरी 2020। रिवाइज यूजफुल लाइफ, ठीक है जी। रिवाइज यूजफुल लाइफ बोले या आप बोले रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एक ही बात। अगर यहां पे वर्ड टोटल का आ जाता ना तो कहानी जरा बदल जाती। ये जो रिवाइज यूजफुल लाइफ लिखा हुआ है, सही है जी। रिवाइज यूजफुल लाइफ बोले या रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बोले, एक बात। रिवाइज यूजफुल लाइफ बोले, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बोले, एक बात, राइट। सर अगर यहां पे सिर्फ एक अल्फाज इजाफी आ जाता तो मीनिंग चेंज हो जाता। वो इजाफी अल्फाज क्या? अगर बोलता रिवाइज टोटल लाइफ, रिवाइज टोटल यूजफुल लाइफ बोलता ना तो मीनिंग चेंज हो जाता। मीनिंग ये बनता कि भाई टोटल लाइफ को रिवाइज करके बताया जा रहा है। आपको बात समझ आ रही है? मैं बोल रहा हूँ रिवाइज यूजफुल लाइफ और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एक बात, ठीक है जी। अब चले जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन चाहिए 2017 से लेके 2020 का। तो बेटा जल्दी से आप मालूम करें कि ऑफिस बिल्डिंग का कितना आ रहा है। और ईयर एंड जो है इसमें आप लोग मेंशन नहीं है, ईयर एंड दिसंबर ले लीजिए आप। ईयर एंड इसमें आप दिसंबर एज्यूम कर लें, ईयर एंड दिसंबर। पेज नंबर कौन सा है ये? 32। एक है हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग बेटा कॉस्ट कितनी है? 96। डिप्रिसिएशन 17 के 6 महीनों का कितना? 3। कैसे? 96 डिवाइड बाई 16 इंटू 6/12। सही है जी, बोलिए। फिर बोले 18 का 6, फिर डेप्रिसिएशन हमें 19 का चाहिए और 20 का भी चाहिए। हाँ जी, ये 6 कैसे आया बेटा? 93 डिवाइडेड बाय, अब तो मिस्टेक नहीं की ना हमने, सही है। 6 महीने गुजरने के बाद 16 माइनस 0.5 कितना? 15.5। 15.5 6 कितना? बोलिए। 87 डिवाइडेड बाय 87 डिवाइडेड बाय, यहां पे तो कोई चेंज फिलहाल नहीं हुआ अभी तक, कितना? 6। और डेप्रिसिएशन 20 के लिए बोलिए कितना होगा? 87 6 81 और 81 डिवाइडेड बाय 9 कितना? 9। 72 कैरिंग वैल्यू। बेसिकली ये जो भी अभी हम काम कर रहे हैं आज, मकसद सिर्फ क्या मालूम करना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिर्फ मालूम करना है। वेयर हाउस का देख लेते हैं। कॉस्ट 1718 पे
कितनी कॉस्ट है? 156। डेप्रिसिएशन 6 पॉइंट बोले 149.19 का कितना? इसकी कैलकुलेशन बताइएगा। 156 डिवाइडेड बाय 12, इसकी वर्किंग बताइए। 149.5 डिवाइडेड बाय 11.5, ये कितना? 13। सही है जी। ये कितना बन जाएगा? और 20 के लिए 136.5 डिवाइडेड बाय 14, 126.75। अच्छा जी, अब हमारे पास टाइम मुश्किल से 15 मिनट रह गए हैं, ऐसे ही है। और हमने एक और एरिया में जाना है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एसिड या कंपोनेंट डेप्रिसिएशन में क्या होगा। इस हवाले से बस 1 से 2 सवाल हैं, एक फ्लाइट लाइन के नाम से और एक स्पटनिक के नाम से सवाल है। इसको क्या अभी हम शुरू करें या कल देख लें? और देखें, जो कल की क्लास होगी उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या करेंगे, कि ये काम कर लेंगे और वो काम जो मैंने आपको दिया हुआ था उसमें अगर किसी किस्म की कोई मुश्किलात होंगी तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अगर वो काम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे तो जैसे ही ये काम हमारा एंड हो जाएगा तो फिर हमारी अगली क्लास जो होनी है, ये तो 9th क्लास है, जो अगली क्लास हमारी होनी है उसमें हमने रीवैल्यूएशन मॉडल में दाखिल हो जाना है। रीवैल्यूएशन मॉडल में हमने दाखिल हो जाना है और इंशाल्लाह अनकरीब रिजल्ट भी आने वाला है। और उसके बाद जो हमारी क्लासेस हफ्ते में जितनी हो रही हैं वो तो होंगी, लेकिन एक दिन शायद कम हो जाए। लाइक मिसाल के तौर पे मंडे को मेरी क्लास है, ट्यूसडे को मेरी क्लास है, इसी तरह से सर मुनीर की भी क्लास होती है। अभी सिर्फ ये चीज़ डिस्कशन में है, फाइनलाइज नहीं हुई। मंडे को अगर लेट्स सपोज मैं क्लास नहीं लेता अपने FR1 की, तो आपकी मंडे को क्लास मिस नहीं हुई है। सर मुनीर जो है वो FR1 और टेक्स का स्लॉट लेंगे, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक टेक्स, और इसी तरह से फिर FR1 जो है वो होगी ट्यूसडे को 10 बजे से लेके 1:30 बजे तक, यानी कि 3-3 घंटे का भी इस तरह से हमें स्लॉट मिलेगा। और फिर जैसे 3 घंटे का अगले दिन क्या होगा, वही 1.5 घंटा, यानी कि कहीं ना कहीं इसको इस तरह से भी मैनेज सोच रहे हैं करने का और होपफुली ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ख्वाहिश तो ये है कि हम लोग 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस पे चले जाएं, जो कि होना है, रिजल्ट बस आ जाए। अभी तक रिजल्ट चूंकि नहीं आया हुआ तो हम लोग स्लो जा रहे हैं यार, स्लो जा रहे हैं, ये स्लो जा रहे हैं। आज भी मेरे ख्याल से मैं कुछ स्लो नहीं हुआ, हमारा इधर स्लो नहीं हुआ, डिस्कशन थोड़ा सा ड्रैग कर गया था कुछ इररिलेवेंट गुफ्तगू पे जो कि रेलेवेंट ही थी, लेकिन क्या है कि स्लो नहीं है। इससे ज़्यादा स्लो करेंगे तो फिर यार वो आपके पास पोर्टल है और यूट्यूब है, वो तेज़ करें, स्पीड बढ़ाएं या कम करें। कल बहरहाल हमारा ये होगा और हो सकता है कल ही हम लोग रीवैल्यूएशन मॉडल का आगाज़ करें, कल ही हो सकता है हम लोग कर लें। सही है। और जिस किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, नंबर मेरा हाजिर है, आप बातें शाते करें, आप अपने मसाइल जो हैं कोर्स के हवाले से। अल्लाह हाफ़िज़।